आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं दरअसल वो है मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स के हवाले से। कि जो कंपनी होती है उसकी लाइफ में बहुत सारी मीटिंग्स होती है ना, यानी हर हम देखते हैं कि मीटिंग्स का मामला तो होता है, तो कंपनी के अंदर भी होता होगा। तो कंपनी के अंदर जो मीटिंग्स होती हैं उसको भी लॉ ने हमें बताया कि मीटिंग्स कैसी होंगी, कब होंगी, कैसे होंगी, कब कब होंगी। तो आज हमने ये सब देखना है। तो पहले तो हम ये देख लें कि एक कंपनी की ज़िंदगी में मीटिंग्स के जो मामलात होते हैं वो हो किस किस सूरत में सकते हैं। तो मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था कि जो डायरेक्टर होता है वो ज़रूरी नहीं है कि कंपनी का कौन हो, मेंबर हो। और मेंबर कौन होता है? जो शेयर होल्डर होता है, डे वन का सब्सक्राइबर टू मेमोरेंडम होता है। और अगर कंपनी के अंदर शेयर कैपिटल नहीं है तो उसके जो नंबर ऑफ मेंबर्स कैपिटल होता है। तो मीटिंग्स या तो कंपनी के अंदर डायरेक्टर्स की होती है जो कंपनी को चला रहे होते हैं, या मेंबर्स की होती है। ठीक है क्लास। डायरेक्टर्स की जो मीटिंग होती है उसमें भी दो तरीके की पॉसिबिलिटीज शामिल हैं। एक तो ये कि पूरा बोर्ड जो डायरेक्टर्स का, जितने भी डायरेक्टर्स हों, किसी में 4 हैं, किसी में 5 हैं, किसी में 3 है कंपनी में। तो अगर पाँचों, चारों, तीनों या जितने भी नंबर ऑफ डायरेक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स की मीटिंग यानी सारे डायरेक्टर्स। और कभी-कभी कुछ कमिटीज़ की भी मीटिंग होती है। यानी ये हमारे कोर्स में इतना नहीं है, बल्कि शायद है ही नहीं। लेकिन लेट्स से अगर लिस्टेड कंपनी होती है तो उसमें मुख्तलिफ कमिटीज़ बनी हुई होती हैं डायरेक्टर्स की। जस्ट लाइक ऑडिट कमेटी होती है, कमेटी होती है, और भी कमिटीज़ होती हैं। तो उसके अंदर मुख्तलिफ कमिटीज़ की मीटिंग होती है। एक डायरेक्टर्स की ऐसी होती है जिसमें सारे डायरेक्टर्स जमा होते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं क्लास, आवाज़ आ रही है आपको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड मीटिंग के नाम से पुकारा जाता है। और एक मीटिंग होती है, वो तो होती है जिसमें कुछ डायरेक्टर्स होते हैं जो उस रेलेवेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं। जो उस रेलेवेंट कमेटी का हिस्सा होते हैं, उन डायरेक्टर्स की मीटिंग को हम कहते हैं कमेटी या डायरेक्टर्स की, रेलेवेंट डायरेक्टर्स की मीटिंग। अच्छा जी, मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो भी दो तरीके से, दो उसकी भी दो टाइप्स हम बना सकते हैं। एक होती है जनरल मीटिंग और एक होती है क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग। जो जनरल मीटिंग होती है वो होती है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारे कोर्स का हिस्सा है। और जो क्लास ऑफ मेंबर्स की मीटिंग होती है वो ऐसे होता है कि जस्ट लाइक अगर एक कंपनी अपने शेयर्स बांटती है, तो ये चीज़ अभी हमने नहीं पढ़ी। तो एक तो ऑर्डिनरी शेयर्स होते हैं जो सबको बट जाते हैं, लेकिन कुछ कुछ शेयर्स प्रेफरेंस भी होते हैं। ये क्लास अलग अलग डिटरमाइन होती है कि ये क्लास ए के शेयर होल्डर्स हैं, ये क्लास बी के हैं, उनकी ये प्रिविलेजेस हैं, दूसरों की ये प्रिविलेजेस हैं। तो जब ऐसा होता है तो उन अलग अलग क्लास के मेंबर्स की मीटिंग भी अलग अलग हो सकती है। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो हमारी जो स्पेसिफिकली हमने जो देखना है वो है जनरल मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स, जो अभी हम देखने जा रहे हैं। यहाँ तक सबने नोट कर लिया तो मैं आगे बढ़ूँ। अच्छा, जो अभी हमने पढ़ा है ये सिर्फ इंट्रोडक्शन था, इसका एग्जाम से कोई ताल्लुक नहीं। और अब जो पढ़ने जा रहे हैं उसका एग्जाम से बहुत गहरा ताल्लुक है। ठीक है जी, तो मैं आगे बढ़ूँ, आप मेरे साथ हैं? यस सर। यस सर। अच्छा जी, अब जो यस सर। मेंबर्स की जो जनरल मीटिंग्स हैं वो हर कंपनी की ज़िंदगी में 3 मीटिंग्स आती हैं, हर कंपनी की ज़िंदगी में। यानी नॉर्मली कंपनी की जो लाइफ होती है उसमें मीटिंग्स और प्रोसीडिंग्स के जो कंपनीज एक्ट 2017 में जो सेक्शन दिए हुए हैं वो है 131 से लेके 152 तक। यानी ये कोई 22 सेक्शन है जो इस मामले से डील करते हैं। तो पहली मीटिंग जो है जिसका नाम है वो है स्टैचुरी मीटिंग। इसका नाम क्या है क्लास? स्टैचुरी मीटिंग। दूसरी है एनुअल जनरल मीटिंग, जो आप सब ने नाम सुना होगा, एजीएम के नाम से हर साल हर कंपनी की होती है। अगर आप में से कोई ट्रेड करता हो या वैसे ही घरों में लोग जा रहे होते हैं कि आज मुझे एजीएम में जाना है, तो इसको ये हर कंपनी की ज़िंदगी में हर साल होती है। और तीसरी होती है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। क्या नाम है इसका? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ईओजीएम के नाम से मशहूर होती है। तो क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग क्या कोई बहुत ख़ास किस्म की मीटिंग होती है, कोई अलग किस्म की मीटिंग होती है, या इसके अंदर कोई बहुत एक्स्ट्रा किस्म की बात की जाने वाली है? ऐसा कोई नहीं है।
एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की डेफिनेशन ये है कि वो मीटिंग जो एजीएम ना हो और स्टेचुरी मीटिंग के अंदर कवर ना हो, अगर फिर मेंबर्स की कोई मीटिंग करनी है तो वो होगी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। सर क्या मतलब, बात समझ नहीं आई। देखिए, स्टेचुरी मीटिंग तो कंपनी की ज़िंदगी में लाइफ टाइम के अंदर एक बार होनी है, या तो होनी है या तो नहीं होनी, वो भी पता लग जाएगा। लेकिन अगर किसी कंपनी की ज़िंदगी में स्टेचुरी मीटिंग करवानी है तो ये तो कंफर्म है कि मैक्सिमम वो एक बार ही हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती। एनुअल जनरल मीटिंग का अपना एक टाइम है, उसने हर साल में एक ही बार होनी है, यानी ये ईयरली मामला है, तो साल में एक बार होगी। तो अब अगर कोई मैटर डिस्कस करना होगा जिसमें मेंबर्स की अप्रूवल लेनी होगी, कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास कराना होगा, कोई ऐसा मामला करना होगा उसमें मेंबर्स से सलाह मशवरा करना है, तो वो कैसे वर्कआउट होगा? तो वो होगा ईओजीएम के तरीके से। वो कैसे होगा क्लास? ईओजीएम के तरीके से, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग आपको परफॉर्म करवानी पड़ेगी। क्या यहाँ तक आवाज आ रही है? बात समझ आ रही है? यस सर। Yes, sir. किसी ने सुना है एजीएम का नाम? यस सर। Yes, sir. यस सर। स्टेचुरी मीटिंग होती है, वो हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहली मीटिंग, ये मीटिंग कंपनी की ज़िंदगी में या तो होगी या तो नहीं होगी, और होगी भी तो बहुत बहुत एक ही बार होगी लाइफ में, इससे ज़्यादा ये पॉसिबल नहीं है कि ये हो सके। ठीक है, नंबर वन तो ये पब्लिक कंपनी पर एप्लीकेबल है। किस पर एप्लीकेबल है क्लास? पब्लिक कंपनी। यानी किस पर एप्लीकेबल नहीं है? प्राइवेट कंपनी। Sir, private or SMC? एसएमसी पे एडवोकेट वाली हो सकती है और अनएडवोकेट वाली नहीं हो सकती, क्योंकि पब्लिक कंपनी स्टेटस लिमिटेड बाय शेयर से वर्कआउट होता है। पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल पे एप्लीकेबल है ना? मतलब इस पे, यानी जो कंपनी जिसका शेयर कैपिटल नहीं है वो ये इसके ऊपर ये भी अप्लाई नहीं होता। अच्छा जी, एक बात तो हमने ये समझ ली। दूसरी बात ये कि ये भी नोट करने की चीज़ है कि अगर एक प्राइवेट कंपनी अपनी ज़िंदगी के एक साल के अंदर, यानी विद इन 1 ईयर ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन, विद इन 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, अगर इसको ऐसे लिखें कि आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, after 1 year of incorporation converted into public company, प्राइवेट कंपनी के आगे हमने लिख दिया नॉट एप्लीकेबल। अगर एक प्राइवेट कंपनी आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी, तो अभी मैंने आपको जनरल रूल क्या बताया कि पब्लिक कंपनी के ऊपर क्या है, ये एप्लीकेबल है। लेकिन अगर एक प्राइवेट कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन के एक साल के बाद पब्लिक कंपनी के स्टेटस में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसके अंदर वो तीन बातें हट जाएंगी कि 50 से ज़्यादा मेंबर्स हो सकते हैं, शेयर्स की ट्रांसफरेबिलिटी पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जनरल पब्लिक के इन्विटेशन के ऊपर प्रोहिबिशन नहीं है, तो उसको भी ये स्टेचुरी मीटिंग करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। तो उस पर भी स्टेचुरी मीटिंग वाली रिक्वायरमेंट वर्कआउट नहीं होगी। सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। मैं फिर से बता रहा हूँ, गौर से सुनिएगा। मैं ये बता रहा हूँ कि एक कंपनी तो स्टेचुरी, दोबारा बता दें, आपकी आवाज बहुत कट रही है। अब आ रही है आवाज़? यस सर। अब फिर से रहे। जी, मैं ये बता रहा हूँ, सर आ तो रही है पर बार बार कट रही है सर आपकी आवाज़। करता हूँ नेटवर्क चेंज करके देखते हैं, 1 मिनट। सिग्नल तो पूरे हैं, 1 मिनट। अच्छा जी, अब आ रही है आप लोगों को आवाज़? यस सर। जी सर, बेहतर है। यस यस सर। सर। अच्छा, तो देखिए, मैं ये बता रहा था, हर कंपनी की ज़िंदगी में जो मेंबर्स की जनरल मीटिंग होती है वो 3 तरीके की होती है, या तो स्टैचुरी मीटिंग होती है या एनुअल जनरल मीटिंग होती है। स्टैचुरी मीटिंग होगी अगर किसी कंपनी की ज़िंदगी में तो वन वन टाइम है उसकी ज़िंदगी में, एक बार से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें एजीएम की तो उसने ईयरली होना है।
तो अगर कोई ऐसा मामला है कि अगर जो एजीएम में भी ना वर्कआउट हो सके, स्टैचुरी में भी ना हो सके, तो फिर वो ईओजीएम के अंदर कंपनी बुला के उसको कंप्लीट करवाती है। स्टैचुरी मीटिंग की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है पब्लिक कंपनी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ। अच्छा, प्राइवेट कंपनी के ऊपर इसका मतलब वो एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि लॉ में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि एवरी पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल, वो पब्लिक कंपनी जिसके पास शेयर कैपिटल होगा उस पर ये स्टैचुरी मीटिंग्स की प्रोविजंस अप्लाई होंगे। तो प्राइवेट कंपनी पे तो ये एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कंपनी अपनी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से 1 साल के बाद, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद कन्वर्ट हो जाती है पब्लिक कंपनी के अंदर, तो भी उसके ऊपर स्टैचुरी मीटिंग करवाने की ज़रूरत क्लास नहीं आएगी। यानी इसका मतलब हर पब्लिक कंपनी पे स्टैचुरी मीटिंग करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं आएगी, सिवाय उस कंपनी के जो पब्लिक कंपनी हो जिसका शेयर कैपिटल हो। अगर कोई प्राइवेट कंपनी है वो कन्वर्ट होती है आफ्टर 1 ईयर, तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन विद इन 1 ईयर कन्वर्ट हो जाती है तो उसके ऊपर ये रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएगी। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी क्लास, जी सर। बेहतरीन। Yes, sir. अच्छा, अब ये पहली Yes, बारी sir. स्टैचुरी मीटिंग करवानी कब है, तो ये भी देख लेते हैं। विद इन 180 डेज, within 180 days entitled to commence business or within 9 months from the date of incorporation whichever is earlier। अच्छा देखिए बात सुना। अब यहाँ पर ये बात है कि ये आ गई इसकी डेट्स के करवानी कब है, और इसके अंदर भी साथ में ये भी लिख लीजिए, फर्स्ट AGM decided to held earlier then no statutory general meeting is required। अच्छा जी, अभी हम इसको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बाद स्टैचुटरी मीटिंग आसान है। स्टैचुटरी मीटिंग करवानी कब है? स्टैचुटरी मीटिंग आपने करवानी है 180 डेज, विद इन 180 डेज इंटाइटल्ड टू कमेंट बिजनेस। अब पब्लिक कंपनी के केस में एक सेक्शन है, सेक्शन 19, जो अभी तक हमने नहीं पढ़ा, हमारे कोर्स का हिस्सा है। नॉर्मली अब तक हमने जो देखा था, तो कंपनी की डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन होती है जब इसको, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कौन सी होती है? जब इसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है। अगर आप लोगों को याद आ रही हो तो ऐसा कुछ है, हमने सर्टिफिकेट भी देखा था जी क्लास। Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हमने Yes, सर्टिफिकेट sir. देखा था। लेकिन पब्लिक कंपनी के केस में जब उसको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिल जाता है, फिर उसको एक प्रोसीजर से गुजरना होता है, और फिर उसको मिलता है सर्टिफिकेट टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये हम पढ़ेंगे जब हम वहाँ पे पहुँचेंगे कि ये कब मिलता है और इसके लिए कंपनी को क्या करना पड़ता है। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस ये सिर्फ पब्लिक कंपनी के लिए, यानी प्राइवेट कंपनी के लिए नहीं है। सही है? तो लॉ ये कह रहा है कि अगर तुम पब्लिक कंपनी हो और तुम पर स्टैचुटरी मीटिंग एप्लीकेबल हो गई है, तो विद इन 180 डेज इंटाइटल्ड टू कमेंस बिजनेस, जब तुम्हें अप्रूवल मिल जाए कि तुम कमेंस ऑफ बिजनेस कर सकते हो, यानी बिजनेस की कमेंसमेंट कर सकते हो, तो उसके 180 दिनों के अंदर या 9 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कोई भी इससे पहले, विच एवर इज अर्लियर, यानी जो भी इवेंट पहले आ जाए, तुमने उसके अंदर अंदर स्टैचुटरी मीटिंग को हेल्ड करना है। अच्छा, अगर तुमने पहली एजीएम जल्दी कर ली, यानी अभी हम एनुअल जनरल मीटिंग के ऊपर तो नहीं पहुंचे, ये थोड़ा सा ग्रे है, मैं इसको पूरा एक बार कनेक्ट भी करूंगा। अभी सुन लें कि अभी हमने एनुअल जनरल मीटिंग के हवाले से नहीं पढ़ा, वो कब करनी होती है वो भी थोड़ी देर में आ जाएगा। लेकिन अज्यूमिंग वो हमने बहुत पहले कर ली, फॉरेन से कर ली, तो अगर कोई कंपनी अपनी फर्स्ट एजीएम डिसाइड कर ले कि मैंने फॉरेन करनी है, जल्दी करनी है, वो जल्दी क्या हो सकती है? तो इनसे पहले हो सकती है। तो फिर आपने स्टैचुटरी जनरल मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। यानी अगर कोई मुझसे कहे
कि पब्लिक कंपनी, कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज हैं जिनको स्टैच्यूटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपसे 2 मार्क्स का सवाल आ जाए, 3 मार्क्स का सवाल आ जाए कि लिस्ट डाउन द इवेंट्स कि जिसके अंदर पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी उसको स्टैच्यूटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो मेरा आंसर कुछ ऐसे बनेगा कि अगर वो कन्वर्ट हुई हो फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कन्वर्टेड फ्रॉम प्राइवेट टू पब्लिक। मेरी बात समझ आ रही है क्लास? जी सर। जी सर। आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और दूसरी कौन सी पब्लिक कंपनी है जिसको ये करने की जरूरत नहीं होगी स्टैच्यूटरी मीटिंग? अगर वो अपनी फर्स्ट एजीएम अर्लियर कर ले। किससे अर्लियर कर ले? विच एवर इज अर्लियर से। विच एवर इज अर्लियर कौन सा वाला? वो वाला जो स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट है। यानी उसके अंदर 2 बातें हैं, या तो उसने विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के से कर लेनी है, या 9 months of डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन। अगर इसने इन डेट से पहले एजीएम कर ली तो इस ऐसी पब्लिक कंपनी के ऊपर भी स्टैच्यूटरी मीटिंग करने की रिक्वायरमेंट खत्म हो जाएगी। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं कि ये क्या मतलब, ये चाहता क्या है ये 180 डेज, और ये है क्या। सर एक बात पूछना है कि स्टैच्यूटरी मीटिंग में होता क्या है? अभी आ रहा है। चलें मैं थोड़ा सा पहले ब्रीफ कर देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। देखिए, ये एक कंपनी जब बनती है, ठीक है, तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आप सबको अगर थोड़ा सा भी आइडिया हो तो क्या होता है, मतलब अभी ले मैन के तौर पे हम समझना चाह रहे हैं, हम लॉ में क्या लिखा है उसको नहीं देखना चाह रहे। तो कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन हम देखते हैं कि कंपनी के क्या हालात हैं, अच्छी चल रही है, बुरी चल रही है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर डिविडेंड की अप्रूवल होती है मेंबर्स से, याद आ रहा है क्लास? जी क्लास आपको मेरी आवाज़ आ रही है? डिविडेंड की अप्रूवल होती है, यस सर। जी सर। देखा था। यस सर। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि डिविडेंड की अप्रूवल होती है, फाइनेंशियल पोजीशन को देखा जाता है, फिर मामलात देखे जाते हैं, शेयर होल्डर्स आते हैं, कंपनी को देखते हैं, कंपनी को बोलते हैं यार ये आपका प्रॉफिट कम क्यों है, ज़्यादा क्यों है, और आप लोग ये क्यों नहीं कर रहे। तो ये तो एजीएम तो तब होगी ना जब उसकी बारी आएगी। लेकिन अगर लॉ ये कह रहा है कि एजीएम के टाइम से पहुंचते पहुंचते तक को तो भी बहुत टाइम है। एजीएम कब करनी ये तो अभी हमने नहीं देखा ना, हम देखेंगे। लेकिन लॉ ये कह रहा है कि एजीएम के पहुंचने तक तो अभी बहुत टाइम है, इसलिए अपने शेयर होल्डर्स को कॉन्फिडेंस में रहने लेने के लिए तुम एक काम करो, स्टैच्यूटरी मीटिंग रख लो। और स्टैच्यूटरी मीटिंग के अंदर तुमने कुछ नहीं करना, तुमने शेयर होल्डर्स को वही बताना है कि कंपनी के बनने से लेके आज तक हमने हमें क्या रिसीव हुआ और हमने क्या पेमेंट्स किए हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट किस किस नेचर के वो हैं, हमने जो शेयर्स इशू किए थे उसके अगेंस्ट हमें कैश कितना रिसीव हो गया है, हमारी बैलेंस शीट की क्या हालत है। वो सारे काम जो एजीएम के अंदर हर साल कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बताती है, स्टैच्यूटरी मीटिंग के अंदर कंपनी अपने बनने के कुछ ही दिनों में बता देती है। और अगर कंपनी चाह रही है कि कुछ ही दिनों से पहले पहली एजीएम ही करवा लूं तो ये मीटिंग करने की जरूरत ही नहीं है। इसका ऑब्जेक्ट समझ आ रहा है आपको? जी सर। ओके यस। सर। यस सर। अच्छा, अब ये करनी कब है? तो इन 180 दिनों के अंदर। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है विद इन 180 डेज, यहाँ पे दिन लिखे हुए हैं और यहाँ मंथ्स लिखे हुए हैं। क्या ये मुझे याद करने पड़ेंगे? हाँ, ये चीज़ें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी। बीइंग द स्टूडेंट ऑफ द कंपनी लॉ आपको यही सब याद रखना पड़ेगा, वरना फिर आप वही अपनी जनरल टर्म्स में कुछ ना कुछ लिखेंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप गलती कर जाएं। तो आपको हाँ ये तो कुछ कुछ याद रखना ही पड़ेगा। तो विद इन 180 डेज के अंदर इंटाइटल टू कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिल गया हो तो उसके 180 दिनों के अंदर या 9 महीनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज अर्लियर, ये रिक्वायरमेंट वर्कआउट हो जाती है। अब हम एक एग्जांपल लिखते हैं, वो आप लोग देखें। मिसाल के तौर पे एक कंपनी है, एक प्राइवेट कंपनी है जिसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है 1 जनवरी 2021। बताएं इसको स्टैच्यूटरी मीटिंग कब तक कर लेनी चाहिए? जी क्लास।
इसकी डेट ऑफ स्टैच्यूटरी मीटिंग निकाल के बताएं। जी सर प्राइवेट सर रिपीट कर दो। अक्टूबर अक्टूबर सर डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है ये। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन है, बताएं। अक्टूबर सर 2023 प्राइवेट कंपनी है, स्टेटरी कंपनी, मीटिंग रिकॉर्ड नहीं है। अक्टूबर बाद कौन सा है? तो सितंबर। प्राइवेट में अरीबा सितंबर, सर सितंबर से पहले पहले। अगस्त। क्या बात है, एक्सीलेंट। प्राइवेट में तो होती नहीं, पब्लिक में होती है ये तो। सितंबर एंड या अक्टूबर में ये करनी नजर चाहिए। क्या है ना, देखिए मैंने स्टार्ट कहाँ से लिया, प्राइवेट कंपनी। तो मालूम हुआ कि इसके ऊपर हमारा जवाब क्या होगा, स्पेशली मीटिंग और करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, नॉट एप्लीकेबल। अब ये 1 नंबर का एमसीक्यू भी आ सकता है और आपका 3 नंबर का छोटा सा केस स्टडी भी आ सकती है, सिनेरियो भी आ सकता है। और जिसको ये याद नहीं है कि प्राइवेट कंपनी है, वो ये गलती करेगा और गलत करेगा। सर मैं भी कन्वर्ट कर लिया हूँ प्राइवेट कंपनी में। और जब लिखा हुआ नहीं है, अब मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम्हारे कितने भाई हैं, तो तुम कह रहे हो 2, तो मुझे क्या जरूरत है बता तो और जितना सवाल में लिखा हुआ है उसके अंदर से घुस घुस के पता करने की जरूरत नहीं है, बदगुमानी नहीं करनी सवाल के साथ, जैसा दिख रहा है वैसा ही लेके चलना है। ठीक है, मेरी बात हो गया सर। इस तरह तो बहुत कुछ हो सकता है कि सर अगर ऐसा हो तो फिर वो सवाल की 4 लाइनों के अलावा सब कुछ हो सकता है, तो मालूम हुआ कि फिर तो कुछ भी नहीं बनेगा, तो आंसर कहीं का कहीं निकल जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा, अब एक और एग्जांपल करते हैं। मिसाल के तौर पे एक पब्लिक कंपनी है, वो इनकॉर्पोरेट हुई है 1 जनवरी 2021 को। कब हुई है? 1 जनवरी 2021 को। और इसकी जो यानी ये हो गई डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, ऐसा ही है। यस सर। यस सर। अच्छा, इसकी जो डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस है वो है लेट से 1 मार्च 2021। ये हो गई डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। अब बताओ इसको अपनी स्टैच्यूटरी मीटिंग कब तक कर लेनी चाहिए। रूल क्या था वो मैं लिख देता हूँ फिर से। रूल ये था, विद इन 180 days of commencement of business or within 9 months of certificate of incorporation, whichever is earlier। सर वही सितंबर से पहले पहले करनी पड़ेगी। ऐसे नहीं करनी, नहीं पड़ेगी, डेट बतानी है। सर ये 1 मार्च वाले से कर लेंगे, क्योंकि सर जब वो जनवरी में 9 मंथ ऐड करेंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा। और सवाल ये है डेट क्या होगी, कौन सी डेट तक कर लेनी चाहिए। सर 30 सितंबर। सर 30 सितंबर। फर्स्ट। और किसी का कोई जवाब है क्लास? 31 सर 27 अगस्त। अगस्त। और 31 अगस्त। कौन है? जी नाम तो बताओ, 31 अगस्त वाला कौन है? हाँ क्या? सही है। और कोई अपना इनपुट देना चाहे प्लीज। चले मैं करवाता हूँ उसको। देखिए ये जो थे ना 30 सितंबर, 27 अगस्त, 31 अगस्त, इसका आपको अगर सिनेरियो बन गया है तो आपको इसको इज्जत के साथ, मान सम्मान के साथ बताना पड़ेगा कि 1 जनवरी 2021 से, देखिए डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मैंने क्या देखना है, 9 महीने। तो ये तो 30 सितंबर 9 को मंथ। सीधे सीधे फाइन। लेकिन 1 मार्च से मैंने क्या गिनना है, 180 दिन गिनने हैं भाई। अब गिनो जरा। 180 में। मार्च के हो गए 31 दिन, अप्रैल के हो गए 30 दिन, मई के हो गए 31 दिन, ठीक है, जून के हो गए 30 दिन, ये कितने हो गए, 31, 61, 92, 122। जुलाई के हो गए 31, ये हो गए 153। अब मेरे पास बच गए 27 दिन अगस्त के। तो 27 अगस्त तक मुझे करनी है। अब करनी कब तक है, विच एवर इज अर्लियर। तो आंसर इज 27 अगस्त। ये अरीबा ने सही बताया था। मेरी बात समझ आई?
यस सर। सही हो गया, समझ आया? इस एग्जाम्पल को नोट कर लेना, काम आएगी। फिर बोलना नहीं कि ये था वो था, ये काम आएगी आपको, मैं बता रहा हूँ। ठीक है क्लास, आगे बढ़े? यस सर। चले, जबरदस्त। नोट कर लिए आगे या आगे बढ़ जाऊँ? आप नोट कर रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ? सर ये फर्स्ट कर मार्च लिया वाला सर। थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। जल्दी कर लो, क्या करूँ भाई? बोलो क्या चाह रहे हो? सर 27 अगस्त ये कैसे आए ये समझ में नहीं आया। अभी तक इनको दिखाया। देखिए मैंने ये बताया, रूल क्या था, विद इन 180 days ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस या विद इन 9 months ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन विच एवर इज अर्लियर। यानी कंपनी के सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यानी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन से मैंने 9 महीने देखना है, और जिस दिन पब्लिक कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की इजाज़त मिल जाए वहाँ से 180 दिन देखने हैं, और जो भी इवेंट पहले वर्कआउट हो जाए यानी जो भी डेट पहले आ जाए उस दिन तक मैंने स्टैच्यूटरी मीटिंग कर लेनी है। ठीक है नुमान, बात समझ आ रही है? यस सर। तो 1 जनवरी 2021 को अगर मेरी कंपनी पैदा हुई है तो 9 महीने तो इसके ख़त्म होते हैं कोई 30 सितंबर को, तो एक डेट तो मेरे पास ये आ गई चेक करने के लिए। यस सर। दूसरी डेट मुझे बताई गई है कि 1 मार्च को मेरी कंपनी को कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की इजाज़त मिली है, यानी मैं 1 मार्च से 180 दिन गिनना शुरू करूंगा। वो मैंने यहाँ पे मार्च के, अप्रैल के, मई के, जून के, जुलाई के, अगस्त के दिन, तो ये 27 अगस्त को पहुँच के मेरे 180 दिन पूरे होते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि दूसरी डेट जो मुझे मिली है वो मिली है 27 अगस्त, और चूंकि रिक्वायरमेंट है विच एवर इज अर्लियर करने की, तो पहले 27 अगस्त आती है और बाद में 30 सितंबर आती है। जी जी सर, अब समझ में आ गया सर, क्लियर। जबरदस्त हो गया, अब आगे बढ़ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो स्टैच्यूटरी मीटिंग का मामला है उसके अंदर जब कंपनी अपने मेंबर्स को मीटिंग की दावत देगी तो उसके साथ देगी क्या, भेजेगी क्या? तो सबसे पहले तो कंपनी भेजेगी एक नोटिस, दावतनामे का नोटिस, जो कि 21 दिन पहले, एटलीस्ट मीटिंग के 21 डेज पहले कंपनी नोटिस भेज देगी, एटलीस्ट 21 डेज बिफोर द मीटिंग। दूसरा, कंपनी एक रिपोर्ट भेजेगी जिसका नाम होता है स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। क्या होता है? स्टैच्यूटरी रिपोर्ट। तीसरा, कंपनी भेजेगी ऑडिटर रिपोर्ट, जो ऑडिटर सर्टिफाई करेगा कि कंपनी की जो रिसीव पेमेंट वगैरह के जो अकाउंट है वो क्या है, ऑडिटेड है, सही है, उसके करेक्टनेस वगैरह के ऊपर बात करेगा। और ये जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट कंपनी भेजने जा रही है इसको सीईओ साइन करेगा, प्लस एटलीस्ट 1 डायरेक्टर साइन करेगा, और अगर कंपनी लिस्टेड है तो इसका सीएफओ भी साइन करेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कंपनी जब अपने मेंबर्स को दावत दे रही है, उनको बुला रही है कि तुम्हें आना है, तो भेजेगी क्या, दावत देगी कैसे? तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी नोटिस भिजवाएगी, 21 दिन पहले नोटिस भेज देगी मीटिंग के, और कहेगी कि देखो तुमने आना है, तो आके करोगे क्या? तो नोटिस में लिखा होगा ना एजेंडा के बुला क्यों रही हो, लेकिन साथ में स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भेजेगी। वो रिपोर्ट के अंदर क्या होता है अभी हम देखने जा रहे हैं, और साथ में ऑडिटर की रिपोर्ट भेजेगी, जो उस स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर जो सामान है जिसको सर्टिफाई कर रहा होगा, वेरीफाई कर रहा होगा कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है और ये सही भी लिखा हुआ है कि नहीं। अच्छा, उस रिपोर्ट को कंपनी का सीईओ साइन करेगा और एटलीस्ट एक डायरेक्टर भी साइन करेगा, और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो उसका सीएफओ भी साइन करेगा। और लिस्टेड कंपनी क्यों हो सकती है, क्योंकि सर ये स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट कौन सी कंपनी के ऊपर है, पब्लिक कंपनी के ऊपर, और लिस्टेड कौन हो सकती है, जो पब्लिक हो सकती है। क्या बात समझ आ रही है क्लास? यस सर। सर सीएफओ कौन होता है? जो फाइनेंशियल ऑफिसर होता है, बड़ा फाइनेंस का बड़ा, ओके। ठीक है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। अच्छा जी, अब स्टैच्यूटरी रिपोर्ट पर आते हैं कि स्टैच्यूटरी रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कंपनी होगा, क्या मतलब ऐसी क्या चीज़ होगी वो कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को बताने जा रही है।
सारा असल जो ये स्टैचुरी मीटिंग रखवाई गई है, तो इसका क्रक्स क्या था? ये रिपोर्ट थी, ये रिपोर्ट ही थी जिसकी वजह से हम यहाँ सारी बातें करने को निकला। तो नंबर 1 तो कंपनी इसमें बताएगी शेयर्स की अलॉटमेंट के हवाले से कि जो हमने शेयर्स लोगों को दिए थे उसमें से कितने कैश पे अलॉट हुए हैं और कितने इन काइंड अलॉट हुए हैं, यानी कितने लोगों ने कैश दे के हमारे शेयर्स लिए हैं और कितने लोगों ने हमें शेयर्स के अगेंस्ट कैश नहीं दिया, कोई इन काइंड आइटम दे दिया है। नंबर 2, कितना कैश रिसीव हुआ है शेयर्स के अगेंस्ट। हमने शेयर्स इशू किए हैं तो टोटल अमाउंट कैश रिसीव कितना हुआ है। या आपके बुक से आपको एक अच्छी वाली लिस्ट मिल जाएगी, मैं सिर्फ जो अहम अहम नुकते हैं वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। तीसरा, कंपनी रिसीप्ट और पेमेंट की डिटेल्स बताएगी, कंपनी रिसीप्ट और पेमेंट की डिटेल्स बताएगी। अच्छा, ये कौन से दिन तक का रिसीव और पेमेंट अकाउंट होगा, यानी कंपनी का पीएनएल होगा, इनकम स्टेटमेंट कौन से दिन तक की कंपनी बना के भेजेगी। तो जो कंपनी रिपोर्ट दे रही है तो डेट ऑफ रिपोर्ट के 15 दिन पहले तक का मामला कंपनी इसके अंदर बताएगी। यानी लेट से अगर रिपोर्ट जा रही है 1 सितंबर को, डेट ऑफ रिपोर्ट 1 सितंबर को तैयार हुई है, तो 16 अगस्त तक कंपनी इसके अंदर, 15 अगस्त तक कंपनी इसके अंदर, 16 अगस्त, क्योंकि अगस्त का 31 का महीना है, तो 16 अगस्त तक का आइटम, 16 अगस्त तक की रिसीव पेमेंट की डिटेल्स इस रिपोर्ट के साथ लगी हुई होंगी। फिर इसके अंदर डायरेक्टर्स की कुछ डिटेल्स होंगी कि उनका सर 1 मिनट, 1 सितंबर को हमारा नोटिस जा रहा है। 10 सितंबर को डेट ऑफ रिपोर्ट है, तो यकीनन वहाँ नोटिस भी उसी दिन जा रहा होगा, ठीक है। बाद में कभी होगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद रिसीव पेमेंट्स के अकाउंट के बाद कंपनी डिटेल्स पेश करेगी जिसमें नाम होगा, एड्रेस होगा और ऑक्यूपेशन वगैरह होगा किन किन लोगों का, तो डायरेक्टर्स का भी होगा, सीईओ का भी होगा, कंपनी सेक्रेटरी का भी होगा और कंपनी के ऑडिटर का और लीगल एडवाइज़र का भी होगा, कंपनी के ऑडिटर का और लीगल एडवाइज़र का भी होगा। यानी एक शख्स यहाँ पर नहीं आया जिसका नाम नहीं लिया गया, जो अभी थोड़ी देर पहले लिया गया था। कंपनी के सीएफओ की डिटेल यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद सर हाँ बोलो। सर ऑक्यूपेशन मतलब उस बंदे का कंपनी में रोल क्या है वो? नहीं, ऑक्यूपेशन पेशा क्या है, हो सकता है इसको आप ऐसे बोल दें कि उसकी पढ़ाई तालीम कितनी है, उसने करा हुआ क्या है, इसके अलावा क्या करता है ऐसे। ठीक है, जी सर। ठीक हो गया। इसके अलावा कंपनी सर अगर लिस्टेड कंपनी है तो सीएफओ की डिटेल्स डालेंगे? नहीं, सीएफओ तो बस वहाँ साइन करने के लिए होगा। ये आगे इंशाल्लाह जब हम पहुंचेंगे तो हम देखेंगे, हमारे इसमें ये भी प्रोविजंस है कि अकाउंट्स कब जमा कराने हैं और अकाउंट्स कौन साइन करेगा। फिर मैं आपको अकाउंट्स की तस्वीरें भी दिखाऊंगा कि वाकई में उन्होंने साइन किया हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह आगे चल के ये सब मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक ईजी हो जाएगा रियल डॉक्यूमेंट देख के। अच्छा जी, इसके बाद कुछ कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स भी होंगी जिनमें मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है, मेंबर से आपने मशवरा करना है, वो भी होगा। फिर कंपनी के स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यानी बैलेंस शीट भी कंपनी बताएगी कि फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। इसके अलावा कंपनी अंडर राइटर्स की पोजीशन बताएगी कि अंडर राइटर्स क्या होते हैं। जब कंपनी अपने शेयर्स इशू करती है मार्केट में, तो एट टाइम्स कंपनी अंडर राइटर्स की सर्विसेज ले लेती है कि अगर किसी ने शेयर नहीं खरीदा, लेट से अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हो गई, कंपनी ने 100 शेयर्स इशू किए और लेट से 60 लोगों ने उसमें इंटरेस्ट शो किया, तो अंडर राइटर से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट होता है कि 40 शेयर्स आप खरीद लेना, उसका कुछ उस पर कमीशन होता है। तो इसकी भी अगर कोई मामला हुआ अंडर राइटर्स का भी, तो कंपनी उसकी डिटेल्स भी शेयर करेगी। ये सारी चीज़ें शेयर करने के बाद कंपनी ये जब रिपोर्ट भेज देगी, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, इस रिपोर्ट की जो कॉपी है वो शेयर रजिस्ट्रार को भी भेजेंगे। दोनों स्टैच्यूटरी रिपोर्ट भी और ऑडिटर रिपोर्ट की कॉपी रजिस्ट्रार को भी जाएगी। और मीटिंग के अंदर क्या होगा, ड्यूरिंग मीटिंग लिस्ट ऑफ मेंबर्स खुला हुआ होगा, यानी जितने भी मेंबर्स आएंगे वहाँ पे एक रजिस्टर पड़ा होगा जिसमें वो चाहें तो लिस्ट ऑफ मेंबर्स और उनकी डिटेल्स देख सकते हैं। यानी मिसाल के तौर पे आपकी क्लास का पहला दिन हो तो रजिस्टर बाहर पड़ा हुआ हो, तो आप ये देखना चाहें कि क्लास में कितने बच्चे हैं, कौन कौन इस क्लास का हिस्सा है। इसी तरीके से मेंबर्स का भी एक रजिस्टर पड़ा हुआ होगा,
और जो मेंबर्स आए हुए हैं वो चाहे तो उसको खोल के देख सकते हैं कि इसके अंदर, इस क्लास के अंदर कौन कौन मौजूद है। ये क्लास तो ये था स्टैच्यूटरी मीटिंग का मामला। SR और AR क्या है? AR ऑडिटर रिपोर्ट में स्टैच्यूटरी मीटिंग के साथ रजिस्टर पब्लिक। ओके। अच्छा, यहाँ तक था तो सर सही लिस्ट ऑफ मेंबर्स का आपने क्या बताया, वापस बता सकते हैं? लिस्ट ऑफ मेंबर्स, जब वो मीटिंग होगी तो वहाँ पे रजिस्टर पड़ा होगा जिसमें मेंबर्स ओके। अच्छा, इसके बाद अब हम देखने जाएंगे, हमारा जो नेक्स्ट है वो है एनुअल जनरल मीटिंग के प्रोविजंस। AGM का तो अभी तक हमने ये देख लिया कि कंपनी की स्टैच्यूटरी जनरल मीटिंग जो होती है वो एप्लीकेबल है पब्लिक कंपनी के ऊपर, और किन किन के ऊपर, अगर इफेक्टिवली कौन कौन सी पब्लिक कंपनीज जिन पर वो एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं बहुत सेफली बोल सकता हूँ कि वो प्राइवेट कंपनी जो अपनी इनकॉर्पोरेशन के 1 साल के बाद पब्लिक कंपनी के स्टेटस में कन्वर्ट हुई है, उसके ऊपर स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस तरह मैं ये भी कह सकता हूँ कि वो पब्लिक कंपनी जिसने पहले AGM अपनी कर ली है, उन डेट से पहले जो स्टैच्यूटरी मीटिंग की डेट्स हैं, तो फिर उसको भी स्टैच्यूटरी मीटिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, पेपर में कैसे सवाल एक्सपेक्ट किया जा सकता है स्टैच्यूटरी मीटिंग का, तो बहुत सिंपल है कि आपसे ये लिस्ट भी पूछी जा सकती है कि लिस्ट ऑफ कंटेंट्स जो स्टैच्यूटरी रिपोर्ट में होने चाहिए, या एक आध MCQ पूछा जा सकता है कि लिस्टेड कंपनी है तो उसका CFO भी साइन करेगा, CEO साइन करेगा, एटलीस्ट एक डायरेक्टर साइन करेगा, या ये डेट का मामला तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जिसमें आपको ये वाली गिनती याद रहे कि विद इन 180 डेज ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस और विद इन 9 मंथ्स ऑफ कमेंसमेंट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, या चौथी बात जो बनाई जा सकती है, जो अभी हमने खुद कंक्लूड की है, साइट पे लिखी थी, कि वो पब्लिक कंपनी जो पब्लिक कंपनी होने के बावजूद भी जिसके ऊपर स्टैच्यूटरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट वर्कआउट नहीं होंगी, वो ये 2 सिचुएशंस हो सकती हैं कि या तो वो कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट से पब्लिक में, या फिर वो पहले कर ले AGM। यहाँ तक बात समझ आई? क्लास आपने नोटिंग कर लिया मुनासिब सी? जी सर। जी Yes, सर। sir. तो हम AGM पढ़ते हैं, फिर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, फिर असर की नमाज के बाद फिर इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? अच्छा जी, एनुअल जनरल मीटिंग। ठीक है, एनुअल जनरल मीटिंग हर कंपनी की ज़िंदगी में हर बार आती है, लेकिन ये एनुअल जनरल मीटिंग 2 हिस्सों में तोड़ी गई है। नंबर 1 कि पहली AGM अलग होती है, एक होती है फर्स्ट AGM ज़िंदगी में, और एक होती है सब्सिक्वेंट AGM। इसको AGM कहते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग को AGM कहते हैं। पहली AGM जो कंपनी ने अपनी करानी है वो इनकॉर्पोरेशन के 16 महीनों के अंदर अंदर करानी है। विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपने अपनी पहली AGM वाकई करवानी है। कब करानी है क्लास? विद इन 16 मंथ्स ऑफ इनकॉर्पोरेशन। और जो सब्सिक्वेंट AGM है वो कंपनी ने करानी है विद इन 120 डेज ऑफ within 120 days of close of financial year। ये आपको याद आ रहा है? ये हमने कहाँ कहीं ऐसी कोई चीज़ देखी 120 days of close of financial year? यस सर, आपने बताया था जब आफ्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के बाद। अंदर बिल्कुल वो ये वही वाले 120 दिन थे जिसका मैंने आपको वहाँ पे तस्करा किया था, ठीक है? अच्छा जी, ये जो 120 डेज वाली रिक्वायरमेंट है विद इन क्लोज ऑफ फाइनेंशियल ईयर, जस्ट लाइक ये कंपनी की अगर 30 जून फाइनेंशियल ईयर है तो उसने इसको 120 दिन के अंदर, अगर हम गिनना चाहें तो गिन लें, वहाँ तक इसने अपनी AGM करवा लेनी है। लेकिन अगर कोई कंपनी कोई स्पेशल रीज़न की वजह से वक्त पे AGM नहीं करवा सकती, तो उसको 30 दिन की एक्सटेंशन मिल सकती है, 30 डेज़ की एक्सटेंशन मिल सकती है। और लिस्टेड कंपनी के केस में ये एक्सटेंशन अलाउ करेगा SECP यानी कमीशन, और अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में रजिस्ट्रार। अच्छा, एक बात और इम्पोर्टेंट है जो नोट करने की है, जो सिंगल मेंबर कंपनी होती है उस पर AGM की रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल नहीं है, यानी उसको एनुअल जनरल मीटिंग करने की ज़रूरत क्लास नहीं है। क्या यहाँ तक बात समझ आ रही है? नोट किया आप लोगों ने? कोई सवाल तो नहीं है? बहुत सिंपल है ये सारा।
जी क्लास। सर कर रहे हैं नोट। जी समझ आ रहा है यहाँ तक? कुछ पूछना है? जी क्लास, यहाँ तक कुछ पूछना है आपने? नहीं सर। सर अच्छा जी, अब ये एजीएम होगी कहाँ? एजीएम अगर करवानी है तो ये कौन से शहर में होगी, कहाँ पर होगी, तो इसकी लोकेशन के ऊपर बात करते हैं। सर सर इफ यू डोंट माइंड, ये सर 30 डेज वाली एक्सटेंशन को जरा एक्सप्लेन कर दें दोबारा। के अंदर एजीएम नहीं करवा सकती, कोई भी वजह है, कोई स्पेशल रीजन है, जस्ट लाइक अभी कोविड आया था तो एससीसीबी ने खुद ने ही वैसे ही डेट एक्सटेंड कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई ना करवा सकता, कोई मसला हो जाता, तो अब क्या होगा? लिस्टेड कंपनी के केस में आप 30 दिन की एक्सटेंशन ले सकते हैं एससीसीबी से, और अदर देन लिस्टेड कंपनी के केस में आप रजिस्ट्रार से एक्सटेंशन ले सकते हैं 30 दिन से। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद अब हम देखने जा रहे हैं लोकेशन होगी कहाँ, कौन सी जगह पे होगी? तो ये उस जगह पर होगी, उस टाउन में होगी जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएट करता हो। और रजिस्टर्ड ऑफिस हमें पता है, हमने देखा था कि मेमोरेंडम के अंदर क्या लिखा हुआ होता है रजिस्टर्ड ऑफिस का? सिर्फ और सिर्फ एड्रेस नहीं, प्रोविंस। प्रोवेंस लिखा होता है। मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस यानी कंपनी का मेमोरेंडम के अंदर रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर सिर्फ प्रोविंस लिखा हुआ होता है, तो उस टाउन में होगी ये आपकी एजीएम जहाँ पर कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है। टाउन इन विच रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी सिचुएट, या कोई नियरेस्ट सिटी में, यानी मोस्ट प्रोबेबली अगर किसी का मामला सिंध के अंदर है तो वो कराची में होगी, और ये बात सिर्फ लिस्टेड कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है, यानी प्राइवेट कंपनी की कहीं पे भी हो सकती है, अदर देन लिस्टेड की कहीं पे भी हो सकती है। नंबर 2, इसके अंदर कंपनी ने एटलीस्ट 21 दिन पहले नोटिस देना है मेंबर्स को, एटलीस्ट 21 डेज नोटिस, बिफोर 21 डेज नोटिस देना है एजीएम का अपने मेंबर्स को, अपने शेयर होल्डर को, ठीक है? और अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो वो नोटिस एससीसीबी को भी जाएगा, प्राइवेट कंपनी के केस में नहीं जाता, लेकिन अगर लिस्टेड कंपनी है तो वो नोटिस की कॉपी एससीसीबी को भी जाएगी। नोटिस एक दावतनामा होता है जो आपने अपने मेंबर्स को, शेयर होल्डर्स को देना होता है कि आप आइएगा, इस मीटिंग का हिस्सा बनिएगा। जैसे कल कमिंग मंडे को मीज़ान बैंक की एजीएम है, उसका नोटिस इसके शेयर होल्डर्स को जा चुका है, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं, यानी अभी जो आप पढ़ेंगे कि मीटिंग में होता क्या है या मीटिंग के पहले के मामला क्या होते हैं, वो उस नोटिस के अंदर एज इट इज वैसे ही लिखे हुए हैं जो अभी आप पढ़ने जा रहे हैं। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मैं फर्स्ट ईयर में था तो या सेकेंड ईयर में था, तो मुझे मेरे रिलेटिव ने एक एक डॉक्यूमेंट पकड़ाया था और कहा था कि इसको पढ़ के दिखाओगे, इसको पढ़ के मुझे समझाओ कि ये क्या है। उनको पढ़ना लिखना वो नहीं जानते थे। अच्छा, उन्होंने इसी शेयर में इन्वेस्टमेंट की हुई होंगी तो उनको नोटिस ऑफ एजीएम आया हुआ था। अब उनको नोटिस ऑफ एजीएम आया हुआ था, तो मुझे भी इतना अंदाजा नहीं था, तो मेरे लिए वो एक इंग्लिश का डॉक्यूमेंट था, तो मैं पढ़ के जितना मुझे समझ आ रहा था मैं उनको बता रहा था, लेकिन टेक्निकली वो इंग्लिश का डॉक्यूमेंट नहीं था, वो नोटिस ऑफ एजीएम था, और वो एक लीगल डॉक्यूमेंट था इन कंप्लायंस ऑफ कंपनीज एक्ट या उस जमाने का कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984। तो बात समझ आ रही है? जो नोटिस वोटिस जाते हैं एजीएम के, वो ठीक ऐसे ही जाते हैं इन्हीं प्रोविजंस की कंप्लायंस में, ठीक है क्लास? आप चाहें तो स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे आपको ये नोटिस मिल भी जाएंगे, इवन मैं भी कोशिश करूंगा क्लास के बाद एक आध नोटिस शेयर कर दूं, तो आपको आइडिया हो जाएगा, जितना आज आप पढ़ चुके होंगे वहाँ से उसमें कुछ ना कुछ वैसा ही दिख रहा है, ठीक है? सर मेरे पास अवेलेबल है नोटिस, सर मैं शेयर कर दूं? तो शेयर कर दें, अच्छा है ना, ताकि सबको अंदाजा हो जाए कि ये मतलब कोई हम थ्योरी नहीं पढ़ रहे, प्रैक्टिकल चीज़ है। ओके सर। थैंक यू। अच्छा, इसके बाद सर ये एससीसीबी में नोटिस क्यों जाता है? लिस्टेड कंपनी के केस में जाता है, मतलब जनरल पब्लिक की कंपनी है, रेगुलेटर्स बहुत सारे होते हैं, फिर उसमें लिस्टिंग रेगुलेशन होती है, रिक्वायरमेंट है लॉ की, सही है? अच्छा, अभी आगे आ रहा है ये ताकि इसके साथ हम करते हैं। लिस्टेड केस में जो इसके शेयर होल्डर्स होते हैं वो दूर दराज रिमोट एरियाज में भी होते हैं, जस्ट लाइक अगर पीएसओ है या मीज़ान बैंक है,
तो मीज़ान बैंक का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है या जो हेड ऑफिस है, दोनों तो अलग अलग हैं, लेकिन वो तो हो सकते हैं, लेकिन मीज़ान बैंक का जो रजिस्टर्ड ऑफिस है और जो हेड ऑफिस है वो कराची में है। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि मीज़ान बैंक के जो शेयर होल्डर्स होंगे वो सारे के सारे कराची में होंगे। इज इट पॉसिबल? द आंसर इज नो। उसके पंजाब में भी होंगे, पेशावर में भी होंगे, इस्लामाबाद में भी होंगे, मुख्तलिफ जगहों पर उसके शेयर होल्डर्स होंगे। तो अगर उसके वो शेयर होल्डर्स जो यहाँ पे इन पर्सन आके मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते और मीटिंग अटेंड एनुअल जनरल मीटिंग उसकी अटेंड करना चाहते हैं तो अब ऐसे शेयर होल्डर्स क्या करेंगे? ऐसे शेयर होल्डर्स को चाहिए कि वो एटलीस्ट 7 days प्रायर टू मीटिंग से 7 दिन पहले कंपनी को रिक्वेस्ट करें, खत डालें, डिमांड करें कि हम मेंबर्स डिमांड कर रहे हैं कि हमारी जो मीटिंग है वो टेली कॉन्फ्रेंसिंग यानी वीडियो कॉल पे करवाई जाए, हमें फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए वीडियो कॉल की। सवाल ये पैदा होता है कि लेट से अज्यूमिंग के मीज़ान बैंक के 99.99 शेयर होल्डर्स कराची में हो अगर, और 0.001 शेयर होल्डर अगर लेट से इस्लामाबाद में हो, तो क्या इसकी ये ख्वाहिश पूरी की जाएगी? द आंसर इज नो। लॉ ये कह रहा है कि कम अज कम शेयर होल्डर्स जो होंगे, होल्डिंग पावर उनके पास होनी चाहिए एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल। अगर 10% ऑफ टोटल पेड अप कैपिटल वाले शेयर होल्डर्स मिलकर ये रिक्वेस्ट देंगे तो लिस्टेड कंपनी को चाहिए कि वो फैसिलिटी वीडियो कॉल की अरेंज कराए जहां से ये मेंबर्स अपने अपने शेयर में डिमांड कर रहे हैं। क्या बात समझ आई क्लास? जी क्लास। यस यस सर। सर नमाज पढ़ के आ गए। यस सर। अच्छा जी, अब लास्ट पॉइंट इसके अंदर ये है कि जो नोटिस है, कंपनी को चाहिए कि इस नोटिस को, लिस्टेड कंपनी के केस में ये जो नोटिस ऑफ एजीएम होता है ये पब्लिश होता है न्यूज़पेपर में। एक इंग्लिश पेपर में पब्लिश होता है, एक उर्दू अखबार में होता है, और वो अखबार कैसा होना चाहिए? जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो, जिसकी क्या हो? नेशन वाइड सर्कुलेशन हो। कोई ऐसा ना हो कि सिर्फ हैदराबाद में वो अखबार बिकता हो या सिर्फ नवाबशाह में बिकता हो, नहीं, जिसकी नेशन वाइड सर्कुलेशन हो। यानी इंग्लिश है तो डॉन हो तो बहुत सूटेबल है, उर्दू है तो एक्सप्रेस है, तो नेशन वाइड जंग अखबार है, तो नेशन वाइड सर्कुलेशन जिसकी न्यूज़पेपर्स की हो, उसके अंदर अक्सर आप न्यूज़पेपर्स के अंदर भी आपको एक कटिंग मिल जाएगी जिसमें लिस्टेड कंपनीज की एजीएम का नोटिस छपा हुआ होता है। तो आई थिंक यहाँ तक हमारा एजीएम का एरिया कंप्लीट हुआ। नमाज के बाद हम इसको रिकॉल करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है क्लास? तो अभी हो रहे हैं हमारी घड़ी में 5:10, तो हम मिलेंगे इंशाल्लाह 5:25 पे या 5:30 पे। ठीक है जी, थैंक यू। अच्छा, तो अब तक हमने जो पढ़ा है वो पढ़ा है स्टैच्यूटरी और एजीएम के हवाले से। अब जो तीसरी मीटिंग है यानी ईओजीएम, जिसको अभी हमने लिखा था एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, उस पर हम बात करेंगे कि इसके हवाले से लॉ हमें क्या कहता है। ठीक है क्लास? तो इसका जो सेक्शन है वो है 133। वैसे आपको सेक्शन याद रखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसे ही हम रेफरेंस पर्पज़ के लिए सेक्शन लिख देते हैं। अच्छा, ईओजीएम के बारे में मैंने आपको बताया कि वो तमाम मीटिंग्स ईओजीएम कहलाई जाएंगी, ऑल जनरल मीटिंग्स अदर देन, तमाम जनरल मीटिंग्स आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग्स अदर देन कौन सी वाली? अदर देन स्टैच्यूटरी मीटिंग हो या फिर एनुअल जनरल मीटिंग। एजीएम। अगर ये दो मीटिंग नहीं होंगी तो इसके अलावा जो भी मीटिंग होगी मेंबर्स की, उसको हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कहेंगे। अच्छा जी, अब हम थोड़ी देर बाद ये भी देख लेंगे कि वैसे हमने ये देख लिया कि स्टैच्यूटरी मीटिंग के अंदर क्यों बुलाया जाता है, तो वो रिपोर्ट होती है और उसके अंदर नंबर्स डिस्कस किए जाते हैं और शेयर्स की जो इशुएंस है और अलॉटमेंट है उस पर बात हो गई। एनुअल जनरल मीटिंग क्यों कॉल की जाती है, तो अभी हम थोड़ी देर में देख लेंगे कि उसके अंदर कौन से मामला डिस्कस होते हैं। लेकिन ये तो अभी तक हम देख चुके हैं कि एनुअल जनरल मीटिंग साल में होती है एक बार,
यानी इसका मतलब पूरे साल में अगर कंपनी को कोई भी मामला देखना है, कोई भी मैटर ऐसा रेज हो गया जिसमें मेंबर्स को बुलाना है, तो डायरेक्टर्स क्या करेंगे, तो बोर्ड क्या करेगा, बोर्ड कॉल कर लेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। बोर्ड में कॉल एनी टाइम जब भी उसको जरूरत पड़ेगी, तो मेंबर्स को विच रिक्वायर्स मेंबर्स अप्रूवल, कोई भी मामला जिसमें मेंबर्स की अप्रूवल रिक्वायर्ड होगी तो बोर्ड कॉल कर लेगा ईओजीएम। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि बोर्ड को कॉल नहीं करनी होती, बोर्ड को कोई ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कोई मेंबर्स रिक्वेस्ट कर देते हैं कि हमें ईओजीएम करना है। मिसाल के तौर पे एजीएम के अंदर डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, कोई डायरेक्टर्स अपॉइंट हो गए, अब उसके अंदर बाद में एक शेयर होल्डर का ये ऑब्जेक्शन रेज हुआ कि यार ये डायरेक्टर्स गलत अपॉइंट हो गए और ये कैसे आ गए। तो अब लॉ ने कुछ शेयर होल्डर्स को राइट दिया हुआ है कि आप चाहें तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग करवा सकते हैं, उसमें कोई भी बात डिस्कस हो सकती है। तो अगर बोर्ड में है, लेकिन अगर कोई मेंबर रिक्वेस्ट करेगा तो बोर्ड को लाजमी करवानी पड़ेगी। बोर्ड शेल एट मेंबर्स रिक्वेजिशन, कोई मेंबर्स की रिक्वेजिशन होगी तो बोर्ड लाजमी मीटिंग कॉल करेगा ईओजीएम। अब वो कितने मेंबर्स होंगे, वही वाली बात, क्या एक होंगे, दो होंगे? नहीं। अगर कंपनी का शेयर कैपिटल है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है, कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल है, तो वो मेंबर्स जो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, रिप्रेजेंटिंग एटलीस्ट 10% ऑफ वोटिंग पावर। पीछे जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल करवानी थी उसके लिए एटलीस्ट कितने परसेंट क्या था, एटलीस्ट 10% ऑफ क्लास क्या था पीछे, पेड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल, एक्सीलेंट। और यहाँ पे क्या, एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल वोटिंग पावर एज ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन। जिस दिन वो रिक्वेजिशन डाल रहे हैं उस दिन अगर किसी के पास 10%, कम से कम 10% वोटिंग पावर है ऑन द डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन, तो वो लोग मिलके कंपनी को कह सकते हैं कि ईओजीएम कॉल कीजिए। और कंपनी ऐसी है जिसके पास शेयर कैपिटल नहीं है, कंपनी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल वाली है, तो उसके एटलीस्ट 10% मेंबर्स मिल के चाहें तो ईओजीएम कॉल करवा सकते हैं। अच्छा, अब बोर्ड को क्या करना होगा इन दैट केस, अगर कंपनी के मेंबर्स ने कहा है कि हमें ईओजीएम करवानी है, तो बोर्ड को चाहिए कि वो ईओजीएम कंपनी के रिक्वेजिशन के अंदर 21 दिनों के अंदर एक्शन ले ले। और अगर बोर्ड 21 दिनों के अंदर एक्शन नहीं लेगा, यानी मीटिंग कॉल करवाने के ऊपर काम नहीं करेगा, तो मेंबर्स 90 डेज के अंदर अंदर खुद भी मीटिंग कॉल कर सकते हैं। और ये 90 डेज कौन से वाले, ये डेट ऑफ रिक्वेजिशन, डेट ऑफ डिपॉजिट और रिक्वेजिशन ऑफ मीटिंग है, वहाँ से 90 दिनों के अंदर अंदर मेंबर्स खुद भी इस मीटिंग को करवा सकते हैं। इस रिक्वेजिशन में क्या लिखा हुआ होगा, तो मीटिंग के ऑब्जेक्ट्स लिखे हुए होंगे, ये मीटिंग हमने कॉल क्यों करनी है, और इसको रिक्वेजिशन जो भी हैं वो साइन करेंगे, या आपको किताब में सब लिखा हुआ मिल जाएगा, साइन करेंगे और डिपॉजिट करवाएंगे कहाँ पर, कंपनी के हेड ऑफिस में, रजिस्टर्ड ऑफिस में। यानी अगर मेंबर्स चाह रहे हैं तो वो कंपनी के हेड ऑफिस में, सॉरी रजिस्टर्ड ऑफिस में एक दरख्वास्त जमा करवाएंगे, डिपॉजिट करवाएंगे। सर आपकी आवाज कट रही है। हाँ, मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर कंपनी के मेंबर्स चाह रहे हैं कि ऐसी ईओजीएम का हो जाए, तो मेंबर्स क्या करेंगे, कंपनी के रजिस्टर्ड ऑफिस पे एक रिक्वेजिशन डिपॉजिट करेंगे, उसको साइन करेंगे और उसमें मीटिंग के ऑब्जेक्ट लिखेंगे, वजह लिखेंगे कि ये मीटिंग इनको क्यों करवानी है। और अगर कंपनी के जो मेंबर्स की रिक्वेजिशन पे कंपनी के बोर्ड ने 21 दिनों के अंदर कोई एक्शन नहीं लिया, तो विद इन 90 डेज मेंबर्स खुद भी इस मीटिंग को करवा सकते हैं। और वो 90 डेज कहाँ से वर्कआउट होंगे, तो वो 90 डेज वर्कआउट होंगे आपके डेट ऑफ डिपॉजिट ऑफ रिक्वेजिशन से। नोटिस ऑफ ईओजीएम जो होगा वो भी 21 दिन पहले ही जाएगा, उसकी भी जो डेट है वो 21 दिन ही है, नोटिस 21 डेज वाला होगा, ठीक है। अच्छा, अगर कोई ऐसा मामला है जिसमें मेंबर्स ये समझते हैं कि 21 दिन का नोटिस तो बहुत टाइम ले लेगा और हमें फॉरेन मीटिंग करनी है और कंपनी लिस्टेड भी नहीं है, यानी अदर देन लिस्टेड है, तो
वो शॉर्टर नोटिस पे भी ईओजीएम कंडक्ट करवा सकती है, शॉर्टर नोटिस पीरियड पे भी ईओजीएम कंडक्ट करवा सकती है। ये छोटी छोटी पॉइंट्स हैं, ये आपको याद रखनी चाहिए। अच्छा जी, लास्ट अगर ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं कर रहे और मेंबर्स को खुद को मीटिंग करनी पड़ी, तो यकीनन अब ये जो खर्चा होगा, क्योंकि बोर्ड अगर करता तो कंपनी की जेब से खर्चा जाता, तो अब अगर ये जो खर्चा होगा अगर ये खुद करेंगे तो ये खर्चा कैसे होगा, यानी इस खर्चे को मैनेज कौन करेगा। तो इस केस में मेंबर्स को चाहिए कि वो जो मीटिंग करेंगे या खुद से करवाना चाह रहे हैं वो उनको रीइंबर्स हो जाएगी कंपनी की तरफ से। वो कहाँ से रीइंबर्स हो जाएगी? रीइंबर्समेंट हो जाएगी फ्रॉम कंपनी, यानी वो खर्चा टेक्निकली कंपनी से ही होना है और कंपनी से उसको रीइंबर्समेंट मिल जाएगी, लेकिन वो होना चाहिए रीजनेबल खर्चा। पता चले कि कंपनी नॉर्मली मीटिंग करवाती है किसी शारा फैसल के पुराने से होटल पे और मेंबर्स ने कहा कि चलो यार मेरियट में करवा देते हैं, या कोई मैटर इतना छोटा सा है लेकिन खर्चा फजूल का इतना सारा हो गया। तो रीजनेबल एक्सपेंस हमेशा एक सब्जेक्टिव बात होती है, तो लॉ ये कह रहा है कि रीजनेबल एक्सपेंसेस इनकर होने चाहिए, वो तुम्हें रीइंबर्स हो जाएंगे वो कंपनी की तरफ से, और जो कंपनी देगी यानी जो कंपनी तुम्हें दे रही है वो डिडक्ट करेंगे हम डायरेक्टर की पॉकेट से। उस फीस को हम डायरेक्टर की पॉकेट से करेंगे जो इस मीटिंग को करवाने में फेलियर हो गया, जिन्होंने इस पे एक्शन नहीं लिया। तो ईओजीएम में बस यही पॉइंट से क्लास, अगर यहाँ तक बात समझ आई तो हम तीनों मीटिंग्स को एक बार समअप करें और फिर इस टॉपिक को आगे बढ़ाएं। क्या यहाँ तक बात समझ आई? जी क्लास। सर एक वो कंफ्यूजन हो गई थी इसमें, अगर 21 डेज के अंदर डायरेक्टर एक्शन नहीं लेता तो मेंबर्स खुद कॉल कर सकते हैं मीटिंग, हाँ खुद करवा, यही बोला था आपने। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई अर्जेंट मामला है तो उसमें क्या बताया था आपने? अगर कोई ऐसा मामला है तो उसको 21 दिन का नोटिस देने की जरूरत नहीं है, यानी अभी हमने बताया ना कि कंपनी को भी अगर मीटिंग करनी है तो 21 दिन का नोटिस देगा, मेंबर्स को भी करनी है तो जब वो खुद से भी करने निकलेंगे तो 21 दिन का नोटिस तो देंगे ना दूसरे मेंबर्स को कि हम ये मीटिंग करने जा रहे हैं। तो अगर एक कंपनी लिस्टेड का स्टेटस नहीं रखती और कोई अर्जेंट मैटर है तो बगैर 21 दिन का नोटिस दिए, मतलब शॉर्टर पीरियड का नोटिस दे के भी ये मीटिंग रखवाई जा सकती है। और अगर सर कंपनी लिस्टेड है तो ये नहीं कर सकती? नहीं तो फिर ये वाली चीज लॉ में नहीं लिखी हुई, फिर नहीं कर सकते। ओके सही। अच्छा जी, अब जो लेट से ये जो मीटिंग्स थी, यानी जो एजीएम थी या अभी जो मेंबर्स ने रिक्वेस्ट की थी वो वाली मीटिंग थी, अगर ये कंपनी नहीं कर रही, डिफॉल्ट कर रही है होल्डिंग करने में इन तमाम मीटिंग्स को, और तो इस केस में जो एससीसीपी है वो खुद से भी कर सकता है या फिर किसी मेंबर की या डायरेक्टर की एप्लीकेशन के ऊपर भी ये मीटिंग को कंडक्ट करवा सकता है। क्या मतलब बात नहीं समझ आई होगी। एक इसके बाद एक सेक्शन है 147, वो ये कहता है कि जब एजीएम जिस टाइम में तुम्हें करनी है या ईओजीएम के लिए तुम्हें कहा गया है या स्टैट्यूटरी मीटिंग के लिए तुम्हें कहा गया है और तुम ये नहीं कर रहे, तो एससीसीपी चाहे तो ऑन इट्स ओन मोशन या फिर मेंबर या डायरेक्टर की, लेट से 3 डायरेक्टर हैं तो 2 डायरेक्टर बात नहीं समझ रहे, एक कह रहा है यार करवा लेते हैं यूजीएम करवा लेते हैं, तो उसकी उसकी नहीं चलने दे रहे, तो वो चाहे तो डायरेक्टर एससीसीपी को रिक्वेस्ट डाल सकता है, कंप्लेन डाल सकता है कि भाई हम तो ये मैं तो ये करवाना चाह रहा हूँ, वो दूसरे लोग नहीं मान रहे। एससीसीपी चाहे तो अपने खुद के ओन पे या इनकी रिक्वेस्ट पे भी ये मीटिंग को कंडक्ट करवा सकती है, उनकी एप्लीकेशन पे भी इस मीटिंग को कंडक्ट करवा सकती है। अच्छा, इस केस में जो एससीसीपी कुछ डायरेक्शंस भी दे सकती है कि अब मेरी मर्जी से ये मीटिंग होने जा रही है, तो उसमें ये भी हो सकती है, आगे चल के हम पढ़ेंगे, एक होता है कॉन्सेप्ट कोरम का। कोरम का मतलब ये होता है कि मीटिंग अगर ईएम है या ईओजीएम है तो कम से कम इतने लोग आएंगे, मिनिमम नंबर ऑफ इतने लोग आएंगे तो हम इस मीटिंग को पूरा समझेंगे, वरना हम इसको नहीं समझेंगे, हम समझेंगे कि मीटिंग इफेक्टिव नहीं रही। तो कोरम आगे चल के पढ़ेंगे क्या होता है, लेकिन यहाँ पर हम ये कह रहे हैं कि अगर एससीसीपी की डायरेक्शंस पे ये मीटिंग करवाई जा रही है तो एससीसीपी इवन ये भी डायरेक्ट कर सकता है कि एक बंदा भी, 1 पर्सन को भी हम कोरम कंसिडर करेंगे और मीटिंग कंक्लूड करवाई जा सकती है। मतलब इसको मैं यूँ कहूँगा कि कम से कम 5 या 6 एडमिशन होते हैं तो सीबीएम कहता है कि हम कोर्स ऑफर करेंगे,
लेकिन सीबीएम चाहे तो ये भी कह सकता है कि एक भी बच्चा आए तो हम कोर्स ऑफर करेंगे। तो एससीसीबी भी इस केस में कह सकता है कि अगर एक भी बंदा आ गया, यानी एक बंदे को भी हम कोरम को कंप्लीट कंसीडर करेंगे और हम समझेंगे कि ये मीटिंग इफेक्टिवली हो गई। ठीक है क्लास। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम लास्ट चीज पढ़ने जा रहे हैं आज की। इससे ज्यादा हम इसको पढ़ेंगे तो ये डाइजेस्ट होने के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अब हम लास्ट चीज ये पढ़ने जा रहे हैं कि जो नोटिस ऑफ एजीएम होता है इसमें लिखा हुआ क्या होता है, ताकि जो हमने व्हाट्सएप पे भी जो नोटिस शेयर किया है एटलीस्ट हम उसको एक नज़र घुमा सकें। ठीक है जी। तो कुछ जनरल प्रोविजन है नोटिस के हवाले से, अब हम वो देखने जा रहे हैं। जनरल प्रोविजन सेक्शन 134 में है, वो देखने जा रहे हैं रिलेटेड टू नोटिस। सबसे पहली चीज जो नोटिस में लिखी हुई होती है वो ये लिखी हुई होती है कि नोटिस ऑफ द मीटिंग जो होता है उसमें ये स्पेसिफाई होता है कि ये होगा कहाँ, यानी प्लेस कौन सी होगी, डे कौन सा होगा और आवर क्या होगा। यानी ऐसे लिखा हुआ होगा कि 25 मार्च को 3 बजे पीसी में मीटिंग होगी। तो ये तीनों बातें कवर हो गई क्लास। दिन भी है, प्लेस भी और आवर भी है। आपको अगर एक दे दिया जाए, कोई एक नोटिस शेयर कर दिया जाए और कहा जाए कि इसमें से गलतियां फाइंड आउट करो, तो अगर आपको ये 3 बातें याद होंगी और उसमें एक आध चीज नहीं कवर की गई होगी तो आप बआसानी वो गलती को पॉइंट आउट कर लेंगे। अच्छा, नोटिस भेजा किस किस को जाएगा, तो हर मेंबर को भेजा जाएगा। और डायरेक्टर को भेजा जाएगा, ऑडिटर को भेजा जाएगा और उस बंदे को भी भेजा जाएगा जो किसी का जैसे लीगल हेयर हो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो। यानी कोई शेयर होल्डर अगर मर गया है तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को वो नोटिस भेजा जाएगा कि आप उसकी जगह पर ये मीटिंग अटेंड कर लीजिएगा। ठीक है। अच्छा सर थर्ड वाला ऑडिटर लिखा है ना? अच्छा, ये जो एजीएम होती है इसके अंदर 2 किस्म के मैटर्स डिस्कस होते हैं। अभी हम इंशाल्लाह नोटिस को भी देखेंगे तो हमें मिल जाएगा। एक होते हैं ऑर्डिनरी मैटर्स और एक होते हैं स्पेशल मैटर्स। ऑर्डिनरी मैटर्स होते हैं 4। क्लास कितने मैटर होते हैं ऑर्डिनरी? 4 मैटर होते हैं। यानी आपको अगर किसी कंपनी के नोटिस ऑफ एजीएम रिसीव हो जाए तो आपको ये 4 बातें तो वहाँ पे लिखी हुई मिलेंगी ही। तो उस नोटिस में लिखा हुआ होगा कि ये 4 काम इस मीटिंग में हम करने जा रहे हैं, एजेंडा ऑफ द मीटिंग ये 4 काम करना है। इसके अलावा इन 4 के अलावा कोई भी बात मिले तो आप समझ जाएंगे ये स्पेशल मैटर है, ये ऑर्डिनरी मैटर नहीं है। स्पेशल ऑर्डिनरी मैटर क्या है? कंसिडरेशन ऑफ द फाइनेंशियल। पहले आप नोट कर लें, फिर हम इसको डिस्कस भी कर लेते हैं। Consideration of financials and report of the board and auditor. सर बोलिए। सर ये प्लेस डे और आवर के अंदर ये आपने डायरेक्टर के बाद क्या लिखा है? ऑडिटर। थैंक यू सर। दूसरा इस पे लिखा हुआ होता है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। ये हम पढ़ चुके पिछली क्लास में कि एजीएम में डिविडेंड अप्रूव होता है। अब हमें पता चल गया ये कहाँ लिखा हुआ है कि यहाँ पर आएगा ये ऑर्डिनरी मैटर है, सेक्शन 134 की रिक्वायरमेंट है। इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स भी इसमें होते हैं। And last is appointment of the auditors and fixation of their remuneration. Appointment of auditors and their remuneration fixation. अच्छा जी, तो ये जो एजीएम का नोटिस होगा उसके अंदर आपको ये 4 बातें लाजमी दिखने को मिलेंगी और इसको हम कहते हैं ये ऑर्डिनरी मैटर है। यानी हर एजीएम के नोटिस में ये 4 बातें तो होंगी ही होंगी। पहली बात कि जो फाइनेंशियल थे, जो दिन हमने टाइमलाइन बनाई थी कि 30 जून से लेकर 120 दिन के अंदर फाइनल करने हैं, तो उस एजीएम के लिए तो हमने सारा मामला किया था। तो फाइनेंशियल अपने मेंबर्स को दिए जाते हैं और उनको इनके आगे ऑडिटर की रिपोर्ट भी रखी जाती है और बोर्ड की रिपोर्ट भी रखी जाती है और वो इस फाइनेंशियल्स को अप्रूव कर देते हैं कि हाँ फाइनेंशियल्स ओके हैं। तो डिविडेंड बोर्ड डिक्लेयर रिकमेंड करता है, जो हमारे पिछली
एरिया था उसको ये अप्रूव कर देते हैं, तो डिविडेंड की डिक्लेरेशन भी इसमें आ जाती है। तीसरा, डायरेक्टर्स के इलेक्शन और अपॉइंटमेंट भी एजीएम के अंदर वर्कआउट होता है। और चौथी चीज जो होती है वो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड द रिम्यूनरेशन फिक्सेशन, यानी हर साल जो कंपनी अपना ऑडिट फाइनेंशियल्स का ऑडिट करवाने के लिए ऑडिटर अपॉइंट करती है, उस ऑडिटर की अपॉइंटमेंट कहाँ होती है क्लास, तो आपका आंसर होगा एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर। क्या ये बात समझ आई? इसके अलावा कोई भी मैटर अगर डिस्कस करना हो कंपनी को, तो वो उस नोटिस के अंदर स्पेशल मैटर्स करके स्टेटमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट्स लगाएगी और उसमें बताएगी कि हमारी मीटिंग के एजेंडा में हम ये मैटर भी डिस्कस करने जा रहे हैं। जस्ट लाइक उसको कहीं इन्वेस्टमेंट करनी है, कोई प्लांट खरीदना है, या कोई वेंचर को ऑफ करना है, या कोई भी ऐसा काम जिसमें मेंबर की अप्रूवल की रिक्वायरमेंट है, तो एजीएम करीब आ रही है तो हाथ के हाथ में उसको भी यहीं कवर कर लेगी। और अगर एजीएम के अंदर कवर नहीं कर सकती होती क्लास, तो वो कौन सी मीटिंग होती जिसके अंदर हम ये सारे मामला मेंबर्स से अप्रूव करवाते हैं? सर ईओजीएम। ईओजीएम होती है सर। आप नोट कर लें, नोटिस हमने व्हाट्सएप पे शेयर किया है संदेश ने और मैंने, उसको एक बार हम देख लें और फिर हम एक नज़र किताब के माध्यम इंशाल्लाह छुट्टी करेंगे। आप लोग उस नोटिस पे आ जाइए जो व्हाट्सएप पे हमारे पास मौजूद है। जी क्लास, उस नोटिस पे आ गए? यस सर। यस सर। तो जो मैंने शेयर किया है वो खोल लें। क्योंकि जो संदीप ने किया है वो अडेंडम टू द नोटिस ऑफ एजीएम है, यानी इसके पीछे एक नोटिस होगा और ये उसके अंदर बात मजीद बढ़ाई गई है, तो कंप्लीट नोटिस ये नहीं है, ये अडेंडम है। ऊपर आपको हेडिंग दिख रही है जो संदीप ने शेयर किया हमारे साथ, उसमें आ रही है अडेंडम टू द नोटिस ऑफ 72nd एजीएम ऑफ नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ठीक क्लास, दिख रही है? यस सर। तो जो मैंने शेयर किया है अब आप वो खोल लें ताकि आपको पूरा देखने को मिल जाए। थोड़ा सा ब्लर है लेकिन मैं पढ़ के बता देता हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले आप देखिए इसमें लिखा हुआ है नोटिस इज हियर बाय गिवन दैट 25th AGM of the members of Mizan Bank Limited will be held इंशाल्लाह on Monday 28 March 2021 at 9 बजे या 9:30 बजे at मीज़ान हाउस। अब आपको ये रिक्वायरमेंट कहाँ से मिली? ये जो इसमें लिखा हुआ है ये कौन सा है? ये जो अभी हमने सेक्शन 134 पढ़ा है, ये इसकी कंप्लाइंस में लिखी हुई है। इसमें टाइम भी आ रहा है, प्लेस भी आ रही है, दिन भी आ रहा है। ठीक है क्लास? और इसकी पहली लाइन में क्या लिखा है? नोटिस इज हियर बाय गिवन, notice is hereby given that the 25th AGM will be held 25th AGM annual general meeting of the members of Mizan Bank। तो और अभी हम किसके प्रोविजंस पढ़ रहे हैं? मेंबर्स ऑफ मीटिंग के, यानी मेंबर्स की मीटिंग के हम प्रोविजंस पढ़ रहे हैं। तो मेरी बात आपको कनेक्ट हो रही है, समझ आ रही है? यस सर। जबरदस्त। अच्छा, अब इसमें देखिए ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर 4 बातें आ रही हैं, 1 2 3 4, ऑल्दो ये ब्लर है लेकिन बातें 4 ही है। सही है? तो सर मगर नजर नहीं आ रहा। देखिए ऑर्डिनरी बिजनेस की हेडिंग दिख रही है, जी सर। उसके नीचे देखिए 1 2। यस सर, यस सर। जी सर, 4 बातें। इसका मतलब हमेशा नोटिस के अंदर आपको ये 4 बातें ऑर्डिनरी बिजनेस की हेडिंग में दिखनी है। यानी जब भी एजीएम होगी तो ये 4 बातें कंसीडर की जाएंगी। यानी कहने का मकसद ये है कि अभी जो मैंने आपको बताया कि मुझे किसी ने नोटिस पकड़ा दिया था, तो मेरे अंदर इतनी समझ ही नहीं थी, मैं इसको इंग्लिश समझ रहा था और मुझे कुछ समझ आ रहा था, कुछ नहीं आ रहा था। लेकिन बेसिकली ये लीगल रिक्वायरमेंट है। अब मैं इसको किसी को भी पढ़ के आराम से समझा सकता हूँ। इवन आप भी आज अलहमदिल्ला इतने रेडी हो गए हैं कि किसी को भी ये पढ़ के बता सकते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है और ये क्यों लिखा हुआ है। क्या बात समझ आ रही है? इसके नीचे हेडिंग डली हुई है स्पेशल बिजनेस की। तो इन 4 बातों के अलावा कभी भी कोई बात अगर आप बताने जाओगे तो उसको हम कहेंगे स्पेशल बिजनेस। उसको हम क्या कहेंगे क्लास? जी क्लास। स्पेशल बिजनेस। सर ये ऑर्डिनरी मैटर्स और स्पेशल मैटर्स है, चेंज है सर ये। ऑर्डिनरी मैटर्स, हाँ तो चेंज होंगे ना। ऑर्डिनरी मैटर्स तो 4 कंफर्म एक ही होंगे, इसके अलावा जो भी होगा वो स्पेशल होगा।
नहीं सर, मैं बोल रहा हूँ ये ऑर्डिनरी बिजनेस और ऑर्डिनरी मैटर्स हैं मैंने मतलब। जी 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 same। ठीक है। ठीक। अब अगर आप इन 4 बातों को पढ़ें तो पहला इसमें लिखा हुआ है, जो मैटर है वो ये लिखा हुआ है कि बहुत ज़्यादा बिलर है, लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ क्योंकि मुझे फिर भी समझ आ रहा है। टू कंफर्म द मिनट्स ऑफ द 24th AGM जो पिछले साल हुई थी। अच्छा, एक बात आपको याद रहे, ये प्रैक्टिकल मसला है कि जो मीटिंग होती है, मिसाल के तौर पे आज एक मीटिंग हो गई किसी भी कंपनी की, तो उसके कुछ मिनट्स बनेंगे। हमेशा मिनट्स बनते हैं मीटिंग बनने के बाद, ये बात सबको पता होनी चाहिए। नहीं पता तो अभी पता लग गई, ठीक है। मीटिंग होने के बाद हमेशा उसके मिनट्स बनते हैं, यानी मिनट्स उसको कहते हैं जो मीटिंग में हुआ है वो एक कागज पे आ जाता है। ठीक है क्लास, आपको मेरी आवाज आ रही है? सर ये वाली बात दोबारा रिपीट कर देंगे? यस सर। बता रहा हूँ कि हमेशा ऐसा होता है जब भी जो मीटिंग होती है, मिसाल के तौर पे आपको आपके डीन ने या एचओडी ने एक मीटिंग के लिए कॉल कर दिया और उसमें बताया गया कि उसमें ये डिस्कस किया आप लोगों के साथ कि क्या ऑनलाइन क्लासें होनी चाहिए कि नहीं, फिजिकल होनी चाहिए कि नहीं, और अब कोर्स में क्या क्या चेंजेस की जा सकती हैं, फैकल्टी के अंदर कौन सा चेंज पॉसिबल है। अब जब ये सब बातें हो गई और आप लोग घर चले गए, तो ये जो बातें हुई हैं ये बाद में लिखी जाएंगी ना, या उसी वक्त लिखी जाएंगी, यानी मालूम हुआ इससे पहले तो लिखी हुई नहीं होंगी। तो इसी तरीके से जो मीटिंग के अंदर मामलात होते हैं वो जो कागज पे लिखे जाते हैं उसको क्या कहते हैं, मिनट्स ऑफ द मीटिंग। क्या कहते हैं उसको, क्या मिनट्स कहते हैं, ऑफ द मिनट्स ऑफ द मीटिंग। अब आपको लेट से आपकी डीन ने कहा था कि हम 2 हफ्ते बाद फिर से मिलेंगे और हम इसको रिकंसिडर करेंगे कि हम हमारी 2 हफ्ते की क्या प्रोग्रेस रहेगी। ठीक है। अब जब आप 2 हफ्ते के बाद मिलेंगे तो वो पिछली मीटिंग के मिनट्स आप लोगों से शेयर किए जाएंगे, और वो पिछली मीटिंग के मिनट्स हमेशा आने वाली मीटिंग के अंदर अप्रूव होते हैं, और उसमें ये बात कंफर्म की जाती है कि हाँ हाँ पिछली मिनट में जो हमने बातें की थी वो ही सही सही लिखी हुई है इस कागज में। मेरा कॉन्सेप्ट आप तक पहुंच गया, आपको बात समझ आई? यस यस सर। सर। तो इसी तरीके से ऑर्डिनरी बेसिस के अंदर जो पहली बात है वो ये लिखी हुई है कि टू कंफर्म द मीटिंग मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग, जो पिछले साल मीटिंग हुई होगी उसके मिनट्स कंफर्म करा रहे हैं। नंबर 2 पॉइंट टू कंसिडर, टू पता नहीं क्या लिखा है, टू कंसिडर एंड अडॉप्ट द एनुअल ऑडिटेड अकाउंट्स ऑफ द बैंक, यानी फाइनेंशियल जो पूरे साल बने हैं और जो ऑडिटर की रिपोर्ट है और जो डायरेक्टर की रिपोर्ट है ये अप्रूव की जाती है। जो हमने 4 पॉइंट्स लिखे हैं उसके अंदर आपको ये पॉइंट यहाँ ओरिजिनल नोटिस के अंदर देख दिया। तीसरा पॉइंट, टू अपॉइंट ऑडिटर्स ऑफ द बैंक फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2021, यानी आने वाले साल के लिए हम ऑडिटर्स की अपॉइंटमेंट को अप्रूव कर रहे हैं, अपॉइंट करना चाह रहे हैं, और आगे लिखा हुआ है उनकी रिम्यूनरेशन भी। तो ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि आज हमने पढ़ लिया कि ये कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट है कि नोटिस के अंदर आप ये 4 बातें लिख दोगे और ये ऑर्डिनरी बिजनेस होगा। जब आप लोग सब मीटिंग में पहुंचेंगे, मेंबर्स आएंगे, शेयर होल्डर्स आएंगे, तो वो इन बातों को ऊपर अपना ओपिनियन देंगे, अपना वोट देंगे और इसको कंफर्म करेंगे। और आखिरी बात, टू कंसिडर एंड अप्रूव दी रिकमेंडेशन और टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के डिविडेंड कितना अब ओके करना है। हमने पिछली क्लास में देखा था कि बोर्ड रिकमेंड करता है और मेंबर्स उसको अप्रूव करते हैं डिविडेंड को। तो ये जो अभी मैं फिर से आपके सामने स्क्रीन के ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ, तो आपको इस नोटिस के अंदर से ये वाला पॉइंट भी मिल गया, ये वाला पॉइंट भी मिल गया, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड वाला भी और अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर्स वाला भी। अब आपका सवाल ये होना चाहिए सर इलेक्शन एंड अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स वाला तो नहीं मिला, कह सकते हैं ना आप। चौथा पॉइंट वहां तो वो लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था, टू कंफर्म दी मिनट ऑफ द मीटिंग मिनट्स ऑफ द प्रीवियस मीटिंग। तो सर डायरेक्टर वाले जो इलेक्शन होते हैं वो हर 3 साल बाद होते हैं। तो अगर 3 साल बाद ये टाइम आ जाता तो ये चीज यहाँ पे दिख जाती। अगर क्योंकि हो सकता है 3 साल ना गुजरे हो तो ये बात आपको यहाँ पे ना दिख रही हो। अदरवाइज इसके नीचे एक हेडिंग आ रही है स्पेशल बिजनेस की, और इन 4 बातों के अलावा जो भी बात होगी वो स्पेशल बिजनेस के अंदर फॉल कर दी जाएगी। अब आप लोग चाहें तो बाद में संदेश वाला नोटिस भी देख लीजिएगा, अडेंडम के अंदर उसने स्पेशल बिजनेस के मामला भी डाले। क्या यहाँ तक बात समझ आई क्लास? जी क्लास। यस सर। जी सर। अच्छा जी, अब हम किताब को एक मरतबा देख लेते हैं। जी हमारा सर। प्रूफ का एरिया खत्म हो गया, हमने बहुत ज़्यादा इसको अच्छे से कवर कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आपको कुछ सवाल पूछना हो तो आप बाद में लाजमी पूछ सकते हैं। ठीक है जी, तो आइए हम अपनी किताब खोल लें। और किताब को हम थोड़ा क्विकली स्कैन कर लेंगे
ताकि फिर आपके पास एक रेफरेंस अपडेट हो जाए और आप बाद में चाहें तो देखिए भी। पिछले हफ्ते जो हमने पढ़ा था उसके बाद किसी ने किताब खोली है? यस सर। बस वो कोई मसला तो नहीं हुआ पढ़ने में, नहीं रहा? यस सर। चलो सर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में सर, बहुत मसला होता है। इंशाल्लाह हो जाएगा। आप अगर लिखते रहेंगे, आज जो हमने इस पर डिस्कस किया, आधा घंटा लगाया डिस्कशन क्वेश्चन पे भी, तो आई होप कि इंशाल्लाह वो इफेक्टिव रहेगा। यस सर। चलें जी, ये चैप्टर 14 है आपकी बुक का, और पीडीएफ का पेज नंबर है, पीडीएफ का पेज नंबर है, अभी आ जाएगा। सर चैप्टर 15 सॉरी 15 है। 454 पेज नंबर है। पीडीएफ का है या किताब का? किताब का सर। अच्छा, ये जो एमसीक्यूज हैं ये लाजमी देखिएगा, आपको हेल्प होगी इंशाल्लाह। अच्छा ये देखें ये आ गया सबसे पहला पेज आपकी किताब का, पेज 454, और पीडीएफ का पेज नंबर है ये पेज नंबर 120। ठीक है, सबसे पहले हमने जो जनरल बात की थी, जो एग्जाम के लिए रेलिवेंट नहीं है, टाइप्स ऑफ मीटिंग्स, तो हमने बताई कि मीटिंग्स ऑफ डायरेक्टर्स होती है और मीटिंग्स ऑफ मेंबर्स होती है। डायरेक्टर्स की दो किस्म की मीटिंग होती है, बोर्ड की और कमेटी वाली, और मेंबर्स की जो मीटिंग होती है वो ये तीन किस्म की होती है, जैसे जनरल मीटिंग और क्लास मीटिंग भी हो सकती है। फिर आप इसको एग्जाम पर्पज के लिए ऐसे काट भी सकते हैं। ठीक हो गया। स्टैचुरी मीटिंग हमने पढ़ा आज कि वो अप्लाई होती है, रिक्वायरमेंट है ये कि पब्लिक कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल है जिसका शेयर कैपिटल होगा, और वो उसको हम स्टैचुरी मीटिंग कहेंगे। और आगे वही जो अगर एनुअल जनरल मीटिंग अगर आप पहले हेल्ड कर लें तो स्टैचुरी मीटिंग की ज़रूरत नहीं है। और स्टैचुरी मीटिंग पब्लिक कंपनी, द रिक्वायरमेंट शैल नॉट अप्लाई टू अ पब्लिक कंपनी जो कन्वर्ट हो जाए प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी में आफ्टर 1 ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन। यानी ये वही दो बातें जो हमने जमा की थी कि ऐसी पब्लिक कंपनी जिसके ऊपर स्टैचुरी मीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं आएंगी, वो दो बातें आपको यहाँ पे किताब से मिल जाएंगी। ठीक है क्लास। इसके बाद हमने देखना था कि कब करवानी है, तो वो टाइम लिमिट भी आ गई, 180 दिन वाली और 9 मंथ्स वाली। आप लोगों को दिख रही है ना स्क्रीन, साथ ही है ना? हेलो। यस सर। अच्छा, इसके बाद ये एग्जाम यस सर। आपके अंदर यस सर। चाहिए और इसको लाजमी देखिएगा। इनफैक्ट ये जो एग्जाम्पल्स हैं जो अपडेटेड स्टडी टेक्स्ट में इन्होंने डाली हैं, ये एग्जाम्पल्स बाद हैं, ये पास पेपर्स के सवालात हैं। यानी ये अब इनके जो पास पेपर्स में पूछा गया था उसको इन्होंने एग्जाम्पल बना के विद सोल्यूशन आपके स्टडी टेक्स्ट का हिस्सा बना दिया। तो ये पेपर का एक तरीके से पेपर में क्वेश्चन कैसा आ सकता है उसका एक हिंट है। तो ये बड़ी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, इसको देखिएगा। हमने देखा मोटे से कुछ दिन पहले देखना है कंटेंट ऑफ स्टैचुरी रहता है कि हमने जो स्टैचुरी रिपोर्ट के कंटेंट्स हैं वो भी हमने देखे थे वाइट बोर्ड पे, कि आप लोग लाजमी रीड कीजिएगा। मैंने आपको बताया था एग्जाम में एक क्वेश्चन ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि इसकी लिस्टिंग बता दो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। और इसको हमने जितना वहाँ पे सजाया था, यहाँ पे रीड करके अगर कुछ ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। फिर ऑडिटर की रिपोर्ट भी साथ में लेनी है, और हमने ये भी बताया था कि इसको सर्टिफाइड कौन करेगा, तो एटलीस्ट एक डायरेक्टर होगा, चीफ एग्जीक्यूटिव होगा, और लिस्टेड के केस में सीएफओ करेगा। यहाँ पे सब लिखा है। फिर रजिस्ट्रार को भी हमने जमा करवानी है, और लिस्ट ऑफ मेंबर्स मीटिंग के अंदर अवेलेबल होंगे, ये बात आपको याद होगी। इसको काट दीजिएगा क्योंकि ये मैंने आपको नहीं पढ़ाया था, डिस्कशन क्या होगी और एडजॉर्नमेंट के हवाले से। एजीएम की रिक्वायरमेंट विद इन 16 मंथ्स मैंने करनी है, फर्स्ट एजीएम, और सब्सिक्वेंट 120 दिन में करनी है, और यहाँ पर आपको किताब में इजीली मिल सकती है। इसके बाद एक्सटेंशन ली जा सकती है इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी 30 दिन की फ्रॉम एससीसीपी या कमीशन, और अदर देन लिस्टेड के अंदर रजिस्ट्रार से ये बात आपको यहाँ मिल जाएगी। प्लेस ऑफ मीटिंग के हवाले से अभी हमने देखा
कि एजीएम कहाँ पर होगी। रजिस्टर्ड ऑफिस के कंपनी के टाउन में होगी या नियरेस्ट सिटी में होगी। और अगर 10% वाले पेड अप कैपिटल वाले, इसको वोटिंग राइट से मिक्स ना कीजिएगा, 10% ऑफ द टोटल पेड अप कैपिटल वाले लोग चाहें तो रिक्वेस्ट डाल सकते हैं कि हमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए। और नोटिस 21 दिन का होगा। और इसके बाद ईओजीएम पर हम आ गए। ईओजीएम के अंदर हमने बताया था कि बोर्ड भी इसको कॉल कर सकता है और मेंबर्स भी बुलवा सकते हैं। और मेंबर्स अगर बुलवाएंगे तो अगर बोर्ड 21 दिन के अंदर कोई एक्शन नहीं लेगा तो मेंबर्स 90 डेज़ के अंदर खुद भी कर सकते हैं। और जो सारा खर्चा होगा वो कंपनी उठाएगी, लेकिन रीजनेबल खर्चा होना चाहिए और डिडक्ट होगा डायरेक्टर की फीसेस से। ये बात सारी रिकॉल हो रही है क्लास? जी क्लास। यस जी सर। अगर आपकी मीटिंग टाइम से नहीं हो रही तो एससीसीपी खुद भी बुला सकती है अपने ओन मोशन पे या इनकी रिक्वेजिशन पे। ये बात भी आपको यहाँ मिल जाएगी पूरी अपने लेक्चर्स के अंदर। इसके बाद मैंने आपको जो पढ़ाया था वो ये पूरा नहीं पढ़ाया 134, लेकिन जितना मैं पढ़ाया मैं वो मार्क कर देता हूँ ताकि आपको रीडिंग करने में ईजी रहे। मैंने भी आपको सिर्फ ये वाला पढ़ाया है, नोटिस फॉर्मल डॉक्यूमेंट होगा। और ये आप चाहें तो नोटिस का टाइम प्लेस आवर वाली बात पढ़ाई है। और नोटिस किस किस को दिया जाएगा ये 4 लोग आपको लिखवाए थे मैंने, ठीक है। वीडियो लिंक की फैसिलिटी के लिए भी ये शायद मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया, इसको आप छोड़ दीजिएगा वीडियो लिंक वाले को। और ऑर्डिनरी और स्पेशल बिजनेस तो मैंने आपको अभी तक यही पढ़ाया, बाकी इंशाल्लाह हम अगली क्लासेस से देखेंगे। तो आप इसको लाजमी एक मरतबा जितना हमने अब तक कर लिया है वो देख सकते हैं किताब से। और इसके अलावा अगली क्लास में इंशाल्लाह इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है क्लास। आई होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। कोई सवाल हो तो आपका आप अभी भी पूछ सकते हैं या बाद में भी पूछ सकते हैं। जी क्लास, कोई क्वेश्चन हो तो मोस्ट वेलकम, वरना हम क्लास ऑफ कर सकते हैं। जी क्लास, आपका कोई सवाल है? नो सर। क्लियर है? जी सर। तो ओके भाई, थैंक यू सो मच। हम इसको ऑफ करने जा रहे हैं। अल्लाह हाफिज़। ठीक है सर, अल्लाह हाफिज। सर ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा सर। हाँ सर, अपलोड कर दो। ओके सर।